हाँ, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एकीकृत वित्तीय विवरण। जिस तरह से हमने अमालगमेशन का चैप्टर किया था, तो जैसे अमालगमेशन का चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, वैसे ये चैप्टर भी देखो डिफिकल्ट कैटेगरी में ही आता है। तो बड़ा ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को भी। कंसोलिडेशन, एकीकृत करना, किस चीज का कंसोलिडेशन करना है? तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, आप लोगों को पता है। कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? आपको मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। होल्डिंग कंपनी होती है एक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस भी किया था 21 में। एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का एक और नाम बताया था मैंने आपको, पेरेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं और पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। तो होल्डिंग कंपनी के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं। तो ये आपको बड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के जो आंसर आते हैं वो आते हैं कि भाई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% शेयर परचेज किए हुए हैं तो वो होल्डिंग कंपनी। ये सही नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 51% नहीं, यदि किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर रखे, 50% से एक शेयर भी ज्यादा है ना, तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी। ठीक है ना? तो एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी। इनके लिए जो होल्डिंग कंपनी होगी जिसने 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी के, वो सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने बुक के साथ अटैच करेगी। उसी का नाम होता है कंसोलिडेशन। उसको हम कंसोलिडेशन अकाउंट्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। समूह खाते, कंसोलिडेशन तो वर्ड सभी यूज करते हैं, बेसिकली ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान। होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड जो आइटम्स है उनके लिए एक तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, और दूसरा कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट भी प्रिपेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L, ये दोनों चीजें होल्डिंग कंपनी को प्रिपेयर करनी। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। देखो, कंपनी एक्ट जो अपना है, टू 2013, होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट जो है उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में गिवन है। सेक्शन ध्यान रखना है आपको, बेसिकली इसका होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में गिवन है। ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन है, सहायक कंपनी की जो परिभाषा है, वो भी सेक्शन 2 में ही गिवन है, लेकिन उसका सब सेक्शन है 87। सेक्शन तो 2 ही है और सब सेक्शन कौन सा है? 87 है, ये ध्यान। अब कई बार क्या होता है, देखो कंपनी एक्ट में और बाहर की कंपनी यदि कोई हो फॉरेन की, उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आप बात करूं कि जैसे इंडिया की बात करें, हम भारत में तो हम ये कहते हैं कि भाई जो 50% से ज्यादा है वो हमारी होल्डिंग कंपनी है। मान लो फॉरेन का एक्ट कुछ और कहता हो, और फॉरेन के एक्ट के हिसाब से हमारी कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन रही हो इंडिया की, मान लो,
या होल्डिंग कंपनी बन रही हो तो फॉरेन का एक्ट भी मानना पड़ेगा, केवल इंडिया का एक्ट नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी है और मैंने किसी फॉरेन की कंपनी के 40% से ज्यादा शेयर परचेज कर, और फॉरेन में एक्ट बना हुआ है, फॉरेन में लॉ बना हुआ है कि यदि कोई कंपनी 40% से ज्यादा शेयर परचेज कर लेगी दैट विल बी होल्डिंग कंपनी। तो इंडिया में भले आपका 50% का रूल चल रहा हो, लेकिन फॉरेन के लॉ के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा, और आपको 40% शेयर भी परचेज किए हुए हैं तो फॉरेन की कंपनी को सब्सिडरी कंपनी मानना पड़ेगा। ये एक बात ध्यान रखने की है कि हम केवल ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम तो केवल इंडिया के लॉ को ही मानेंगे, भारत के कानून को ही मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बाहर का यदि कोई लॉ बना हुआ है तो उसको भी आपको एग्री करना, ठीक है? एक तो ये विशेष बात ध्यान रखनी है, सेक्शन दोनों याद रखने हैं ये। उसके बाद में मैं बात करूं तो आप लोग सबको पता है, हमने पढ़ भी रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 अप्लाई होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और कब से अप्लाई होता है? 1 अप्रैल 2001 से ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 जो है वो एप्लीकेबल होता है। मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद में कोई भी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो उसके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन रखे। बात करते हैं अकाउंट्स बनाने की। होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स बनाती है, ठीक है ना? तो पहली बात तो अकाउंट जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की बात नहीं कर रहे हम, कोई भी कंपनी उसके अकाउंट जो बनते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 120 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग बनते, ठीक है? मान लो आपने अकाउंट्स बना लिए, आपकी कंपनी होल्डिंग है, आपने सब्सिडरी कंपनी को भी अटैच कर लिया, अकाउंट्स वगैरह सारे बना लिए। अब आप शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हो, ये सबको पता है आपको। शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी को बुलानी पड़ती है। एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने से कम मिनिमम 21 दिन पहले आपको शेयर होल्डर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भेजनी पड़ेगी, जिसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, वार्षिक रिपोर्ट। कम से कम 21 दिन पहले आपको अपने शेयर होल्डर को वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी। और उस वार्षिक रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जो आप एनुअल रिपोर्ट भेज रहे हो शेयर होल्डर को, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो उसमें हमारी बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट्स होनी चाहिए। भाई हम अपने अकाउंट्स की ऑडिट भी तो कराएंगे ना, तो जो हमारा ऑडिटर होगा वो जो रिपोर्ट्स अपने को सबमिट करेगा वो भी तो अपने को इसमें अटैच करनी पड़ेगी। और इसके अलावा डायरेक्टर की रिपोर्ट भी सबमिट करनी। तो शेयर होल्डर की जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उससे मिनिमम 21 डेज पहले आपको एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर को सबमिट करनी पड़ेगी, पेश करनी पड़ेगी, जिसमें आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट सबमिट कर, ठीक है? उसके बाद आगे की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बैलेंस शीट जो बनती है कम से कम 21 दिन पहले, उससे पहले भी भेज सकते हो, मिनिमम 21 डेज पहले भेजो, ठीक है? अच्छा अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी
क्या कह रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही खुशबू। नहीं नहीं, 21 डेज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फिर बाद में डिस्कस कर लेना इस मैटर पे। नहीं, 21 डेज मिनिमम, 21 डेज पहले है। उससे पहले आप 1 महीने पहले भेज दो, बोले 2 महीने पहले भेज दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है खुशबू आपका ये। एक बार या तो आउट होके वापस इन हो जाओ। बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ हाँ। 21 डेज है, चाहे कैलेंडर कर लो और चाहे वर्किंग कर लो, जनरली तो कैलेंडर डेज ही होते हैं। नहीं नहीं, कैलेंडर डेज। वर्किंग डेज वगैरह ऐसे नियम नहीं होते, एक्ट वगैरह जो बने हुए होते हैं ना उसमें वर्किंग डेज वगैरह का जनरली नहीं। ठीक है। अब हम बात कर। हाँ। नहीं नहीं, कोई फिक्स नहीं है, जनरली जुलाई अगस्त सितंबर इन महीनों में बुलाई जाती है। डेज कोई फिक्स नहीं होते कि कब बुलानी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट जो बनाते हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। चलो ये बताओ कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो कौन सी शेड्यूल, कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग बनाई जाती है? शेड्यूल थर्ड पार्ट, पार्ट फर्स्ट है सेकंड है? पार्ट फर्स्ट, बिल्कुल सही है। शेड्यूल थर्ड पार्ट वन के अकॉर्डिंग जो आप बैलेंस शीट बनाओगे, उस बैलेंस शीट में आप अपनी सब्सिडरी कंपनी में एक तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपको शो करना पड़ेगा कि भाई आपने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर परचेज किए हैं और आपने उन परचेज शेयर्स को परचेज करने के लिए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी बात, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच में यदि कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़े भी थे अमालगमेशन के चैप्टर में, तो फिर भी पढ़ेंगे इसको आगे। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं तो वो भी शो करने पड़ेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा यदि कोई सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड आपकी कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, संदिग्ध दायित्व है, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी बैलेंस शीट बनाई जाएगी होल्डिंग कंपनी की, जो शेड्यूल थर्ड पार्ट वन के अकॉर्डिंग बनेगी, उसमें आपको सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड जितना इन्वेस्टमेंट आपने सब्सिडरी कंपनी में किया है वो शो करना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनी के साथ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं वो भी शो करने पड़ेंगे। और यदि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आपकी कोई बन रही है सब्सिडरी कंपनी के साथ में तो वो भी शो कर। ये तो हुई बैलेंस शीट की बात। जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट भी शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग ही बनता है, पार्ट टू। शेड्यूल थर्ड पार्ट टू के अकॉर्डिंग बनता है, तो उसमें भी आपको सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड क्या क्या चीजें दिखानी पड़ेगी। एक तो सब्सिडरी कंपनी से मिलने वाला लाभांश, जो डिविडेंड आपको मिल रहा है सब्सिडरी कंपनी से, वो शो करना पड़ेगा आपको पी एंड एल में अपने। ठीक है। दूसरी बात, यदि सब्सिडरी कंपनी को कोई लॉस हो रहा है, तो सब्सिडरी कंपनी मान लो साल भर में लॉस में गई तो सब्सिडरी कंपनी के लॉस के लिए होल्डिंग कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर लॉस, सब्सिडरी कंपनी यदि लॉस में जा रही है तो सब्सिडरी कंपनी के लॉसेज के लिए होल्डिंग कंपनी को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। वो प्रोविजन भी आपको अपने पी एंड एल अकाउंट में शो करना। ठीक है। ये तो बात हुई इनकी बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट बनाने से रिलेटेड। अब एक और बात करते हैं, देखो कि
कंपनी लेखा नियम कौन सा है बताना। कंपनी हाँ ईयर 2014। कंपनी एक्ट बनने के बाद में कुछ अमेंडमेंट के साथ में कंपनी लेखा नियम बनाया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। कंपनी लेखा नियम बना था 2014। लेखा नियम में एक प्रारूप है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट का नाम है AOC1। कंपनी लेखा नियम 2014 में एक प्रारूप बना हुआ है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट का नाम क्या है, AOC1। उस AOC1 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है, सहायक कंपनी है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भर के देनी पड़ेगी। आप किसको देनी पड़ेगी, कंपनी रजिस्ट्रार। ध्यान रखना, कंपनी रजिस्ट्रार को आप सबमिट करोगे। होल्डिंग कंपनी जो है वो AOC1 का फॉर्मेट कंपनी रजिस्ट्रार को सबमिट करेगी, जिसमें सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन है वो शो करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा जब भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको AOC4 एक फॉर्मेट है, वो भर के भी आपको कंपनी रजिस्ट्रार को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, सबमिट करना। तो ये दो AOC के फॉर्मेट ध्यान रखना, AOC1 और AOC4, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट का होता है, और ये सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है। अब देखो, हम जो बात कर रहे हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ और अंश अधिग्रहण के पश्चात उनका क्या सेटलमेंट करना होता है, कैसे कुछ करना होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। आज मान लो कोई A लिमिटेड है, कंपनी है, उसने B लिमिटेड के 60% शेयर परचेज किए। कितने शेयर परचेज किए हैं, 60% शेयर परचेज। तो नो डाउट A लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई है, और B लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी बन गई। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिसाइड कैसे, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर कब परचेज किए। मान लो मैं ये कहूं कि भाई होल्डिंग कंपनी जो है उसने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स जो है ये 1 अप्रैल 2012 को परचेज किए। अपना अकाउंटिंग ईयर मान लो 2012-13 चल रहा है, और होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर 1 अप्रैल 2012 को परचेज। ठीक है। साल की स्टार्टिंग डेट को ही परचेज कर, तो पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट होगा सब्सिडरी कंपनी का, पूरे साल में सब्सिडरी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर परचेज किए वो फर्स्ट डेट को ही कर लिए साल। तो साल की स्टार्टिंग डेट को जब आपने शेयर परचेज कर लिए हैं, तो उसके बाद सब्सिडरी कंपनी का जितना प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। अब साल 2012-13 में सब्सिडरी कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ
उस प्रॉफिट का वो डिविडेंड पे करेगी। तो डिविडेंड किसको देगी? सब्सिडरी कंपनी। तो नो डाउट 60% डिविडेंड तो ए लिमिटेड को देगी, क्योंकि ए लिमिटेड उसकी होल्डिंग कंपनी है। और 40% डिविडेंड माइनॉरिटीज जो होंगे, माइनॉरिटीज में कितने भी व्यक्ति आ गए, होल्डिंग कंपनी तो एक सिंगल पर्सन है जिसके पास 60% शेयर है उस कंपनी के, और 40% शेयर जो है वो अदर लोगों के पास होंगे, तो 40% उनको देंगे। अब बात ये हो रही है कि होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से जो 2012-13 का डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड उसकी इनकम है या नहीं? तो बिल्कुल इनकम है। देखो, क्योंकि उसने साल की स्टार्टिंग डेट को ही शेयर परचेज कर लिए थे होल्डिंग कंपनी ने। तो जब साल की स्टार्टिंग डेट को ही आप शेयर परचेज कर लेते हो, और उसके बाद पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट होगा सब्सिडरी कंपनी को, वो आपकी इनकम। तो जैसे ही होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, तो होल्डिंग कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। और डिविडेंड जो है वो उसका रेवेन्यू इनकम है, तो डिविडेंड को कहाँ डाल दिया जाएगा? P&L अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड। ये बात क्लियर हो गई? यदि साल की स्टार्टिंग डेट को होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती है, तो सब्सिडरी कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। मान लो कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स जो है वो 31 मार्च 2013 को परचेज, मतलब साल की एंडिंग डेट को परचेज। 2012-13 ईयर चल रहा है, 12-13 ईयर की जो एंड डेट है, उस डेट को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज। तो 2012-13 के प्रॉफिट में क्या होल्डिंग कंपनी को हक मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए सब्सिडरी कंपनी से? हिसाब से तो हम कहेंगे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 2012-13 के ईयर में होल्डिंग कंपनी जो है उसके पास सब्सिडी कंपनी के शेयर थे ही नहीं, वो तो साल की एंडिंग डेट को परचेज किए उसने। तो फिर उसको 2012-13 के प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, उसको तो मिलेगा। क्यों मिलेगा ये आपको भी पता है, क्योंकि आपको पता है 2012-13 का डिविडेंड जनरली कब अनाउंस करेगी कंपनी? 13-14 में। सेम ईयर में तो डिविडेंड पेड होता नहीं है, आप सबको पता है। 2012-13 का जो भी डिविडेंड होगा वो कंपनी अनाउंस भी, डिक्लेयर भी 13-14 में करेगी और पेड भी 13-14 में। तो 13-14 में तो ये कंपनी उसकी शेयर होल्डर है, होल्डिंग। डिविडेंड तो मिलेगा उसको, लेकिन डिविडेंड मिलेगा वो होल्डिंग कंपनी की एक्चुअल इनकम नहीं है। एक्चुअल इनकम तो तब होती है ना जब हमें वास्तव में कमाई हो वो पैसा। अब आप साल के एंडिंग डेट को किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो और उस शेयर पे आपको उस साल का डिविडेंड मिल जाए, तो वो आपकी एक्चुअल इनकम कैसे हो सकती है जब आपने पूरे साल में उस कंपनी के शेयर अपने पास रखे ही नहीं और उससे आपको उस कंपनी का प्रॉफिट मिल रहा है? तो वो एक्चुअल इनकम तो नहीं है ना उसकी, लेकिन फिर भी डिविडेंड तो मिल रहा है। तो वो जो डिविडेंड मिलेगा वो उसकी रेवेन्यू इनकम नहीं है, होल्डिंग कंपनी की रेवेन्यू इनकम नहीं है। इसलिए जो भी डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को जब होल्डिंग कंपनी शेयर परचेज करेगी ना सब्सिडरी कंपनी के, तो कम डिविडेंड बेसिस पे ही करेगी। कम डिविडेंड बेसिस पे शेयर परचेज करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में शेयर की जो भी प्राइस चल रही है, मान लो मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही है 130 रुपए, तो उस 130 रुपए में डिविडेंड इंक्लूड है। अब कितना डिविडेंड है ये तो किसी को भी पता नहीं है। भाई कंपनी कितना डिविडेंड देगी ये तो अगले साल एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी शेयर होल्डर की, उसमें डिक्लेयर होगा कि कितना डिविडेंड देगी। पहले तो डिक्लेयर नहीं हो सकता ना। एक एक्सपेक्टेशन आप जरूर लगा सकते हो कि भाई मान लो पिछले साल कंपनी ने 15% डिविडेंड दिया था, तो इस साल भी एक्सपेक्टेशन जरूर है कि 15% देगी। वो जो
शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो शेयर की रेट होती है ना, वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड के हिसाब से होती है। तो अब मान लेते हैं हम कि 130 रुपए में 15 रुपए डिविडेंड के, उस समय पता नहीं है, केवल मान रहे हैं हम, ठीक है ना। जब इसने होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए, तब उसको पता नहीं है कि इसमें डिविडेंड कितने रुपए, 130 रुपए। अब उसने तो शेयर परचेज कर लिए, परचेज किए तो होल्डिंग कंपनी एंट्री क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से करेगी, 130 से करेगी, क्योंकि उसको पता नहीं है 130 में डिविडेंड कितना है, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब सब्सिडरी कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड दे देगी 15 रुपए, वो किसको मिलेगा, होल्डिंग कंपनी को। अब होल्डिंग कंपनी को पता लग गया कि भाई मैंने जो 130 रुपए में इसका शेयर खरीदा था ना, उसमें 15 रुपए डिविडेंड के हैं, तो 15 रुपए डिविडेंड के आप इसमें से कम कर दो, क्योंकि वो वापस मिल गए आपको। होल्डिंग कंपनी को 15 रुपए डिविडेंड के वापस मिल गए ना, अभी जब सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पेड किया है, तो 15 रुपए होल्डिंग कंपनी को मिल गए हैं। मिल गए हैं तो होल्डिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव करने की एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देगी 15 रुपए से, ताकि इसके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 15 रुपए कम हो जाए। टू डिविडेंड अकाउंट तो कर नहीं सकते, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट करने का मतलब तो ये हो जाता है कि ये होल्डिंग कंपनी की रेवेन्यू इनकम है, जबकि रेवेन्यू इनकम कहाँ है, जब उसके पास पूरे साल में शेयर ही नहीं थे सब्सिडी कंपनी के, तो उसको जो डिविडेंड मिल रहा है वो उसकी रेवेन्यू इनकम तो हो ही नहीं सकती ना। इसलिए ये सारा का सारा प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से यदि होल्डिंग कंपनी को कोई डिविडेंड मिलता है, तो उस डिविडेंड से आप होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते। क्लियर है। अब थर्ड केस लेता हूं, देखो। थर्ड केस मैंने लिया कि भाई होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर है वो 1 जुलाई 2012 को परचेज, मतलब साल के बीच में परचेज। तो साल के बीच में यदि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज कर रही है, कितने महीने निकल चुके हैं, देखो, अप्रैल, मई और जून। 3 महीने का पीरियड जो है ये प्री एक्विजिशन का पीरियड है, और जुलाई से लेके मार्च तक का जो पीरियड, 9 मंथ का, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है। अब इसने शेयर तो परचेज कर, 31 मार्च 2013 को साल भी खत्म हो गया। तो जिस दिन इसने शेयर परचेज किए, मान लो इसने शेयर परचेज किए मार्केट से 120 रुपए, कितने में परचेज किए, 120। अब इसको ये अच्छी तरह से पता है कि 120 रुपए में 3 महीने का डिविडेंड इंक्लूड, अप्रैल, मई और जून का, क्योंकि इसने शेयर कब परचेज किए हैं, 1 जुलाई को। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का डिविडेंड इसमें क्या है, 120 रुपए में इंक्लूड है। लेकिन 3 महीने का डिविडेंड कितना है, ये तो होल्डिंग कंपनी को भी पता नहीं है, क्योंकि 2012-13 का डिविडेंड तो कंपनी 13-14 में देगी, तब जाके पता लगेगा कि भाई कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी, अभी तो किसी को भी पता नहीं है। तो होल्डिंग कंपनी ने जब 120 रुपए में इसका इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो एक बार ये सोच लिया कि भाई पूरी एंट्री मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कर देता हूँ। तो होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 120 रुपए से एंट्री कर, क्योंकि अभी पता नहीं है कि इसमें डिविडेंड कितना है। पता होता, मान लो होल्डिंग कंपनी को पता होता कि भाई इसमें 5 रुपए डिविडेंड है, तो फिर होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 115 से ही करती, है ना। 5 रुपए एक्स्ट्रा डेबिट क्यों करती, उसकी कॉस्ट तो 115 ही है, क्योंकि 5 रुपए तो उसने जो दिए हैं तो बाद में उसको वापस मिल ही जाएंगे। जब ये कंपनी डिविडेंड पेड करेगी तब उसको 5 रुपए मिल जाएंगे 3 महीनों के। अब क्या होगा, एक बार तो इसने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया 120। अब 2012-13 ईयर खत्म हो गया, सब्सिडरी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया 20%।
कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? 20%, मतलब 100 रुपए का एक शेयर है तो 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे रही है सब्सिडी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी को नेक्स्ट ईयर 13-14 में 12-13 का डिविडेंड मिलेगा 20 रुपए पूरे साल का। लेकिन क्या वास्तव में होल्डिंग कंपनी को पूरे साल का डिविडेंड मिलना चाहिए? वास्तव में तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने शेयर कब परचेज किए? 1 जुलाई को। तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ ही होते हैं। तो ये जो 20 रुपए का डिविडेंड है, इसमें 9 मंथ का डिविडेंड तो होल्डिंग कंपनी की इनकम है, लेकिन 3 मंथ का जो डिविडेंड मिल रहा है ये होल्डिंग कंपनी की इनकम नहीं है। तो 20 रुपए का 9 मंथ का कितने रुपए होगा? 15 रुपए। और 3 महीने का कितना रुपए होगा? 5 रुपए। तो 15 रुपए तो डिविडेंड जो मिल रहा है होल्डिंग कंपनी को, वो तो उसकी एक्चुअल इनकम है। लेकिन 5 रुपए जो अप्रैल, मई और जून के मिल रहे हैं वो उसकी इनकम नहीं है ना। इनकम नहीं है तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, और इस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करना। तो जब ये 20 रुपए डिविडेंड के मिलेंगे ना, तब होल्डिंग कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट मतलब इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट में 15 रुपए ही डालेगी, क्योंकि उसकी एक्चुअल इनकम 15 रुपए ही है। और 5 रुपए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को 5 रुपए कम करना पड़ेगा उसको। जब उसने 120 रुपए पेड किए थे तो उसको ये पता नहीं था कि उसमें डिविडेंड कितना है। अब उसको पता लग गया कि उसमें 5 रुपए डिविडेंड के थे, तो अब 120 से 5 रुपए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल कॉस्ट 115 रुपए आ जाएगी। और डिविडेंड अकाउंट को होल्डिंग कंपनी अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 15। ये होता है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रोसेस का पूरा गेम। तो सारी चीज मैंने आपको समझा दी, तीनों केस समझा दिए। यदि साल की स्टार्टिंग डेट में होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेज किए हैं तो क्या होगा, साल की एंडिंग डेट को परचेज किए हैं तो क्या होगा, और साल के बीच में परचेज किए हैं तो। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो अभी पुट कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो अभी पूछ। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। ये बात हो गई अपनी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर। यदि होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से बोनस शेयर्स मिल रहे हैं तब क्या हो? तो आप लोगों को सबको पता है कि कोई भी कंपनी बोनस शेयर जब देती है तो कहां से देती है बोनस शेयर कंपनी? अपने कौन से प्रॉफिट में से देती है? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल प्रॉफिट में से देती है, तो रेवेन्यू में से नहीं दे सकती मतलब? क्या कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट में से बोनस शेयर्स नहीं दे सकती क्या? बिल्कुल दे सकती। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कैपिटल प्रॉफिट्स को दी जाती है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स का और कहीं यूज नहीं हो सकता। कैपिटल प्रॉफिट्स का दो ही जगह यूज हो सकता है। कौन कौन सी जगह? एक तो कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको राइट ऑफ करने में, और एक बोनस शेयर देने में। और कैपिटल प्रॉफिट का कहीं यूज होता ही नहीं। रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व वगैरह जो होते हैं, उनका यूज तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। इसलिए कंपनी जब भी बोनस शेयर इशू करती है
तो सबसे पहले अपने कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज करती है, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा और चाहिए तो रेवेन्यू प्रॉफिट से भी बोनस शेयर दे सकती है, लेकिन वो पैसा सारा है तो शेयर होल्डर का ही ना। कंपनी के पास यदि रेवेन्यू प्रॉफिट्स पड़े हैं या कैपिटल प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट उसके ऊपर अधिकार तो शेयर होल्डर का ही है, और किसी का अधिकार थोड़ी है। कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का ही राइट होता है, आपको पता है। अब कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में से बोनस शेयर इश्यू कर दिए, तो आप सबको पता है कि बोनस शेयर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो जब शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो कंपनी की बुक्स में तो केवल कैपिटलाइजेशन की एंट्री होती है, भाई रिजर्व एंड सरप्लस को आपने कैपिटलाइज्ड करके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, बस इतनी सी बात ही होती है। और जिसको बोनस शेयर मिलते हैं उसकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग होती है, क्या इफेक्ट होता है? जिसको भी बोनस शेयर मिल रहे हैं ना, देखो उसकी बुक में कोई अकाउंटिंग नहीं। जिसको बोनस शेयर मिल रहे हैं उसके केवल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने से उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मान लो मैंने किसी कंपनी के 5,000 इक्विटी शेयर परचेज किए हुए हैं 150 रुपए की रेट से, मतलब 7,50,000 रुपए। अब कंपनी ने मेरे को 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस में दिया, 2 के बदले 1, फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, क्योंकि रिजर्व वगैरह के पैसों में से देगी कंपनी। वो पैसा हमारा ही है, शेयर होल्डर का ही है, तो कंपनी हमसे कोई एहसान थोड़ी कर रही है हम पे बोनस शेयर देके। हमारा पैसा हमें दे रही है, फर्क इतना है कि कैश में नहीं दे रही, शेयर्स में दे रही। बोनस शेयर देने से कंपनी को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी की लिक्विडिटी बनी रहती है। अभी एक बात सोचो, मैं मान लो रिजर्व एंड सरप्लस की बात, मान लो मेरी एक कंपनी है, मुझे पहले साल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो 1 करोड़ में से 75 लाख मैंने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 25 लाख रुपए रिजर्व में डाल। हर साल ऐसे ही कर रहा हूं मैं, 25 लाख 25 लाख 25 लाख, इस तरह से मान लो 10 साल हो गए। तो 10 साल में रिजर्व में कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। ये तो रेवेन्यू रिजर्व है। इसके अलावा मान लो कैपिटल रिजर्व में भी 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, तो कंपनी के पास में रिजर्व में 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो अब 4 करोड़ रुपए कंपनी के पास कोई कैश थोड़ी पड़ी है, रिजर्व में जरूर 4 करोड़ रुपए पड़े हैं। वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया हुआ होगा रिजर्व एंड सरप्लस 4 करोड़, लेकिन उसके अगेंस्ट में एसेट साइड में कैश 4 करोड़ थोड़ी होगी कंपनी के पास में। वो पैसा तो कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया होगा कहीं ना कहीं, भले कोई बिल्डिंग बनाने में, चाहे फर्नीचर खरीदने में, चाहे मशीनें खरीदने में, चाहे लैंड खरीदने में, किसी भी पर्पज की बात करें। इतनी लिक्विडिटी अपने पास कौन रखेगा भाई? जिसके पूरे साल का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है, वो 4 करोड़ रुपए बैंक में रख के क्या करेगा? फालतू पैसा ब्लॉक ही तो हो रहा है ना। वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो लिक्विडिटी नहीं होती है कंपनी के पास। अब जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, रिजर्व में 4 करोड़ रुपए हो गए, अब कंपनी के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि भाई ये 4 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को देने हैं, दो। अब दे कहां से? लिक्विडिटी तो है नहीं, कैश तो है नहीं। तो कंपनी के पास में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि भाई बोनस शेयर दे दो 4 करोड़ रुपए के, कैश देनी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, लिक्विडिटी हमारी बनी रहेगी, और इन रिजर्व का पेमेंट भी हो जाएगा शेयर होल्डर को, हमारे कोई प्रॉब्लम। तो लिक्विडिटी का सारा मैटर होता है जी। बोनस एक तो मैटर ये होता ही है कि भाई कैपिटल प्रॉफिट्स जो होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट को कैश में कंपनी दे भी नहीं सकती शेयर होल्डर को। कैपिटल प्रॉफिट से तो आपको बोनस शेयर ही देने पड़ेंगे। हाँ, रेवेन्यू प्रॉफिट को कैश में पेड कर सकती है कंपनी, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट भी यदि बड़ी मात्रा में है और उसको कैश में पेड करोगे तो कंपनी की लिक्विड पोजीशन खराब हो जाएगी। तो इसलिए कंपनी बोनस शेयर देना ही ज्यादा उचित समझती है। अब मैंने किसी कंपनी के 5,000 इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं 150 रुपए की रेट से 7.5 लाख रुपए में।
कंपनी ने 2 के बदले में 1 बोनस शेयर दिया, तो मेरे पास 5000 शेयर है, तो कंपनी ने मेरे को 2500 शेयर बोनस में दे दिए। 2500 शेयर बोनस में दे दिए, तो आज मेरे पास अब शेयर कितने हो जाएंगे? 7500। केवल नंबर ऑफ शेयर बढ़े, अमाउंट तो उतनी की उतनी है, अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रहे हैं, तो मेरे को कोई पैसा तो देना पड़ा नहीं बोनस शेयर के लिए। तो अब आप देखो कि यदि मैं कहूं कि भाई मेरे एक शेयर की कॉस्ट मुझे निकाल, तो बड़ी आसान सी बात है। पैसे कितने खर्च किए हुए हैं मैंने शेयर्स के लिए? 7.5 लाख रुपए। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 7500 है। तो मैं कहूंगा भाई मेरे एक शेयर की कॉस्ट कितने रुपए आ रही है? 100 रुपए। हालांकि खरीदे थे तब तो कितने में खरीदे थे? 150 में। लेकिन बोनस शेयर मिलने से हमारी पर शेयर कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? क्लियर है बोनस शेयर का मैटर सबको? किसी को बोनस शेयर के मैटर पे कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो? नहीं है? चलो आगे बात करते हैं। प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब मान लो हमारी कंपनी होल्डिंग कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी है वो सब्सिडरी। अब दूसरी कंपनी को किसी साल लॉस हो गया, तो उस कंपनी में 60% होल्ड तो हमारा ही है। अब उसको लॉस हुआ है, तो उसका 60% लॉस तो हमारे हिस्से में ही आएगा ना। 60% लॉस तो हमारे हिस्से में आना है। तो हम क्या करेंगे, होल्डिंग कंपनी क्या करेगी कि उन 60% लॉसेज के लिए एक प्रोविजन बना लिया है। प्रोविजन का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडी। एक प्रोविजन बना लेंगे पहले, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, प्रोविजन हमेशा पोस्ट एक्विजिशन लॉसेज के लिए बनाएगी होल्डिंग। प्री एक्विजिशन लॉसेज के लिए कभी भी प्रोविजन नहीं बनाई। भाई जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर खरीदे सब्सिडरी कंपनी के, उससे पहले का यदि सब्सिडरी कंपनी का कोई लॉस है, उसके लिए होल्डिंग कंपनी प्रोविजन क्यों बनाएगी? उस समय तो वो शेयर होल्डर थी नहीं। हाँ, जिस दिन शेयर परचेज किए हैं होल्डिंग कंपनी ने, उसके बाद में यदि सब्सिडरी कंपनी को लॉसेज होते हैं, तो उसके लिए होल्डिंग कंपनी प्रोविजन बनाएगी, प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडरी कंपनी। दूसरी बात, अभी मान लो एक साल लॉस हुआ, प्रोविजन बना लिया, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ सब्सिडरी कंपनी को, तो प्रॉफिट का जो पैसा मिलेगा या मिलने वाला होगा, उससे होल्डिंग कंपनी इस प्रोविजन को राइट ऑफ खत्म कर देगी, क्योंकि अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, अब प्रॉफिट होने लग गया है कंपनी को। जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा, इस प्रोविजन को होल्डिंग कंपनी खत्म कर देगी, एंड। लेकिन मान लो कंटिन्यूअस लॉसेज हो, फर्स्ट ईयर में भी लॉस हुआ होल्डिंग कंपनी को, सॉरी सब्सिडरी कंपनी को, होल्डिंग कंपनी ने उसके लिए प्रोविजन बना लिया। सेकेंड ईयर में भी लॉस हुआ, एक और प्रोविजन बना लिया, थोड़ा प्रोविजन का अमाउंट इंक्रीज कर लिया होल्डिंग। थर्ड ईयर में भी लॉस हुआ, और प्रोविजन इंक्रीज कर लिया। फोर्थ ईयर में भी लॉस हुआ, अब होल्डिंग कंपनी को लगने लग गया अब ये पीछे वाला लॉस कवर होना मुश्किल। भाई पहले साल केवल लॉस होता ना, तब तो ये एक उम्मीद रहती है, एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई चलो सेकेंड ईयर जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से इस लॉस को कवर कर। फर्स्ट ईयर भी लॉस हो रहा है, सेकेंड ईयर भी लॉस हो रहा है, थर्ड ईयर भी लॉस हो रहा है, फोर्थ ईयर भी लॉस हो रहा है। अब होल्डिंग कंपनी ने सोच लिया कि भाई ये पीछे वाले लॉस तो मेरे कवर नहीं,
नहीं होंगे तो ये जो प्रोविजन बनाया था ना लॉसेज के लिए, प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडरी कंपनी 3 साल तक, उस प्रोविजन को होल्डिंग कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी बताओ? कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए? हाँ, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को, बिल्कुल परमानेंट रिडक्शन वाली बात आ गई, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताई भी थी, कि जब अपने को लगने लग जाएगा ना कि भाई अब ये चीज कवर होनी मुश्किल, उसके लिए परमानेंट रिडक्शन हो जाता है। और परमानेंट रिडक्शन से फिर वो क्या करेगी, प्रोविजन जो भी बनाया हुआ है लॉसेज के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें, बेसिक बेसिक बातें जो है, ये आज मैंने आपको होल्डिंग कंपनी और